हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 12 पॉलिटी GS2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 15 कंप्लीट करा था। ठीक है, उसके सारे प्रोविजंस कंप्लीट करे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आज के लेक्चर में हम 3 आर्टिकल्स को कवर करेंगे, आर्टिकल 16, 17 एंड 18। 16 ओवरऑल व्यू से आपका एम्प्लॉयमेंट से स्पेसिफिक है। आर्टिकल 17 इज़ रिलेटेड टू योर अनटचेबिलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, सोशल प्रैक्टिस जो थी। एंड आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू योर टाइटल्स, जैसे आपका एकेडमिक टर्म में जैसे बोला जाए कि कोई डॉक्टर लगाता है, ठीक है, या मिलिट्री टर्म्स में किसी को बोला जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल। ठीक है, इन 2 टाइटल्स के अलावा बाकी के जो टाइटल्स होते हैं जैसे महाराजा, और या कह सकते हैं कि ठाकुर XYZ पर्सन। ठीक है, तो वो सारे टाइटल्स बंद कर दिए थे। ठीक है, तो वो हम आर्टिकल 18 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 में टोटल 6 प्रोविजंस हैं। ठीक है, 16(1) इज़ स्पेसिफिक टू योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया बनाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था। आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं। 16(3) आपका रेसिडेंट, जो आपका डोमिसाइल वाला एंगल आता है किसी किसी एग्जामिनेशन में, उसको कवर करता है कि ठीक है, रेसिडेंस कैन बी ट्रीटेड एज अ ग्राउंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट ये पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। देन 16(4) अ वेरी फेमस सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन हैं वो 16(4) के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वेरी फेमस मंडल कमीशन के बारे में फॉर द OBC विल डिस्कस। देन आर्टिकल 16(5) रिलीजन एज अ बेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट विल डिस्कस। इसका रोल कहाँ आता है, जैसे आपका जगन्नाथपुरी के जो प्रीस्ट हैं उसमें एक क्राइटेरिया है कि उसमें पब्लिक ऑफिसर जो होगा वो हिंदू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो 16(5) का एक प्रोविजन है कि येस, रिलीजन कैन बी ट्रीटेड एज अ ग्राउंड फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड देन 16(6) आपका EWS है। एम्प्लॉयमेंट में 10% रिजर्वेशन आपका EWS के अंदर आएगा, तो वो 16(6) प्रोविजन था। ठीक है, नाउ आर्टिकल 17 जो हम पढ़ेंगे वो अनटचेबिलिटी से स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हम सिविल्स राइट एक्ट, जो अनटचेबिलिटी एक्ट था वो बाद में सिविल्स राइट एक्ट बना था, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। देन आर्टिकल 18 में हम प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ टाइटल्स, प्रोविजन 18(1). ठीक है, हाउ आर्टिकल 18(2) इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 क्राइटेरियाज, एजुकेशंस एंड जो एकेडमिक टाइटल्स मिलते हैं बंदों को, जैसे डॉक्टर, वो लगा सकते हो आप, इसमें लिख लो एकेडमिक। ठीक है, एंड सेकंड टाइटल जो मिलिट्री होता है जैसे कैप्टन, मेजर, जनरल, वाइस एडमिरल, विंग कमांडर, तो वो सारे टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक स्टडी पढ़ेंगे कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, उसका क्या सीन रहता है। ठीक है, इनिशियली दीज वर डिनाइड बिकॉज ये अवार्ड में दिए गए थे, बट एक केस आया था, उस केस को हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद मेरिट के बेसिस पे जो अवार्ड मिले हैं वो इन राइट टू जो इक्वालिटी है, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं करते, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, वो हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज़ योर आर्टिकल 18 प्रोविजन 3, जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको किस टाइप का टाइटल अगर एक्सेप्ट करना है किसी और से तो उनको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लिख लो पहले आर्टिकल 16। ठीक है, 16(1) लिखो, फर्स्ट वन। इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(2) में लिखो, इट प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, डिसेंट और एनी फॉर्म और एनी ऑफ देम इन गेनिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पे। तो अभी 16(2) के अंदर जो क्राइटेरिया है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट देने के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया आपका रिलीजन है, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके किसी एक रीज़न के बेसिस पे आप अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो गलत है, एंड दैट इज़ नॉट अलाउड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सो दैट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 16(2). ठीक है, आर्टिकल 16(3) का लिख लो, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड
टू प्रोवाइड बाय लॉ रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस एज अ ग्राउंड और क्वालिफिकेशन टू गेन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सिक्सटीन थ्री में क्या कहता है कि जो भी अगर पब्लिक कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू हैव रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन फॉर certain categories of public employment। इसका क्या मतलब है? लेट्स से नॉर्थ ईस्ट का कोई हिली ट्राइब, मतलब हिली रीजन है, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पार्लियामेंट अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो पार्लियामेंट वो एक क्राइटेरिया लगा सकती है, जो हम पढ़ते हैं ना जब फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आता है किसी जॉब का, कि भाई जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो उसमें रेसिडेंस या फिर कई के जगह पे इसे डोमिसाइल भी कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा फॉर्म्स वगैरह में कि डोमिसाइल ऑफ XYZ स्टेट इज़ मैंडेटरी। अलावा मतलब जैसे अगर हरियाणा में कुछ चल रहा है तो हरियाणा की जॉब के लिए अगर आपको उसका डोमिसाइल चाहिए होगा तो वो क्लियरली मेंशन होता है, ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन के अंदर। सिमिलर वे में पार्लियामेंट इज़ द ओनली फंक्शनरी जो कि एम्पावर्ड है टू हैव रेसिडेंट एज अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि बॉस अगर जैसे कोई जॉब है तो उसमें अगर स्पेसिफिक लिख सकते हैं तो पीपल हु आर डोमिसाइल टू मणिपुर और लेट्स से असम और अरुणाचल प्रदेश आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्राइटेरिया आपका 16(3) के अंदर है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी जॉब के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल कर सकती है, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव, इसमें नोट करके लिख लो, नो स्टेट लेजिस्लेटिव कैन imply residence criteria इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टेट्स अपने लेवल पे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट के पास ही है ये प्रोविज़न, रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ योर आर्टिकल 16(4). उसमें क्या था, मतलब हमने जब फर्स्ट अमेंडमेंट वगैरह पढ़ा था तो उसमें भी यही था कि आर्टिकल 16(4) आपका सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट, मतलब कम्युनिटी कह लो या क्लास कह लो, ठीक है। तो उस पर ही मंडल कमीशन बना था। तो 16(4) स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर लिख लो कि सीट्स एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब वैकेंसीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन बी रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे कई एम्प्लॉयमेंट्स में आता है कि जैसे SC, ST, OBC, इनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया होता है कि लेट्स से 20% ऑफ टोटल वैकेंसीज विल बी रिजर्व, ठीक है। तो अगर जैसे टोटल 100 जॉब्स हैं
तो उसमें से 20% रिजर्व्ड रहेंगी, ठीक है, फॉर दीज बैकवर्ड क्लासेस पीपल, ठीक है। इसके अंदर लिख लो, आर्टिकल 16(4) empowers the state to make special provisions in the favor of backward classes of citizen in reserving the post of the nature of public employment if the backward class is not adequately represented in the service under the state and the said class of the citizen is also socially and educationally backward, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो रिजर्वेशन वाला फंडा है उसका जो क्राइटेरिया है दैट इज़ दैट क्लास शुड बी अ पार्ट ऑफ SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, प्लस सर्विस में जब सिलेक्शन हो, मतलब सर्विस का जो रेशियो निकाला जाता है, लेट्स से कोई भी एक कास्ट है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट कह लो, क्लास कह लो, ठीक है, क्लास, ठीक है। अब उसके अंदर लेट्स से ओके, किसी भी स्टेट में एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 100 सीट्स आई हैं, ठीक है, एज अ वैकेंसी। तो कोई एक क्लास है जो कि ऑब्वियसली दैट क्लास बिलोंग टू SEBC, ठीक है। उस क्लास, मतलब 2 क्लासेस हैं बेसिकली, क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है, बोथ बिलोंग टू SEBC, बट उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर क्लास 1 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी 10% है, ठीक है। मीन्स उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 10% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्लास A से बिलोंग करते हैं, क्लास 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 2 का टोटल 5% का ही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन के 5% ही एम्प्लॉयज़ हैं जो कि SEBC में हैं एंड दे बिलोंग टू स्पेसिफिकली क्लास 2, ठीक है। तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया लाएगी वो स्पेसिफिकली क्लास 2 के हिसाब से होगा, बिकॉज देयर रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस इज़ वेरी मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ 16(4) के अंदर कवर्ड है। लक्ष्मीकांत में एक बार ही पढ़ोगे तो थोड़ा और कंक्रीट हो जाएगा, बट हाँ, मोटा मोटा जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि क्राइटेरिया जो लगेगा वो SEBC क्लास का होना चाहिए। उस क्लास के बाद भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है कि बॉस, अगर रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस इज़ वेरी मच डिस्टिंग्विश, ठीक है, एक क्लास ऑलरेडी 20% जो एम्प्लॉयज़ हैं दैट बिलोंग्स टू क्लास 1, ठीक है, यहाँ पे हमने 10% का एग्जांपल लिया है, 10% ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू क्लास 1 एंड ओनली 5% बिलोंग्स टू क्लास 2। तो जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके अंदर भी सब कैटेगरी में क्लास 2 का ही जो रिजर्वेशन है वो स्टेट अप्लाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 16(4), ठीक है। इसके अंदर लिख लो ये वाला, बोथ कास्ट A एंड B या फिर बोथ कास्ट 1 एंड 2 आर SEBC, बट सिंस 10% ऑफ कास्ट 1 इज ओवरली रिप्रेजेंटेटेड इट विल नॉट गेट द रिजर्वेशन, ठीक है। तो दिस वाज योर आर्टिकल 16(4). अब इस 16(4) के हिसाब से एक वेरी फेमस मंडल कमीशन, ठीक है। अब इसके अंदर 16(4) के अंदर ही रोल ऑफ OBC, मंडल कमीशन, ठीक है। अब मंडल कमीशन का क्या सीन था, मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट स्टार्टेड द सर्वे, ठीक है। मोरारजी देसाई के इस टाइम पे सर्वे हुआ था कि भाई कितनी OBCs की कम्युनिटीज़ हैं, और उसके लिए ही मंडल कमीशन सेटअप हुआ था टू फाइंड आउट हाउ मेनी OBC कम्युनिटीज़ आर देयर इन द कंट्री, ठीक है। इसमें लिख लो, मंडल कमीशन आइडेंटिफाइड 3,750 कास्ट
which are marked as OBC. ठीक है. Next you write Morarji Desai's, after the collapse of Morarji Desai's government and after 10 years of gap, VP Singh गवर्नमेंट, इसने एक रिपोर्ट दी थी बेसिकली. ठीक है. तो VP सिंह गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द रिपोर्ट. ठीक है. और उस रिपोर्ट में प्रोविजंस कहते हैं 27% का रिजर्वेशन ठीक है. 77% रिजर्वेशन फॉर OBC. ठीक है. इसमें लिख लो अब इसमें एक प्रोविज़न और आया था कि एक केस हुआ था 1992 इंदिरा सहाने वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. which was against मंडल कमीशन. ठीक है. और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो ये था. इसमें लिख लो सबसे पहला जो वर्डिक्ट्स में फर्स्ट पॉइंट, क्रीमी / नॉन क्रीमी ऑफ OBC ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. एंड सेकेंड वॉज in total including SC, ST, OBC 50 total reservation should not exceed more than 50%. ठीक है. पहला तो था कि क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर इन OBC. ठीक है. और SC, ST, OBC का टोटल मिला के जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी लेस देन 50% ऑफ टोटल वैकेंसी. ठीक है. इसमें लिख लो सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 हेल्ड दैट 27% रिजर्वेशन फॉर OBC इन पब्लिक जॉब्स was constitutionally valid. ठीक है. This is constitutionally valid. Next you write, however Supreme Court directed state to identify creamy layer among OBC and remove them from the benefit of reservation. Next you write, court held that ordinarily reservation in the favor of backward classes shall not exceed more than 50% of total seats. ठीक है. अब इसी के बेसिस पे क्योंकि जब एंट्री के लिए रिजर्वेशन लग गया था, so there was one case in which the reservation in promotion was also called. ठीक है. वो बता देता हूँ. ठीक है. इसमें लिखो नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. In this, Supreme Court states that the reservation in promotion for SC ST is cancelled as the reservation should only be given once in terms of employment. ठीक है. Supreme Court cancelled reservation in promotion. ठीक है. इसके रिटर्न में what government did, government after the verdict added a amendment in constitution. वो लिख लो,
एंड इट इवेंचुअली एडेड आर्टिकल 16 प्रोविजन 4 सब पार्ट ए, ठीक है, 16(4)(a दैट इनेबल्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर ओनली SC/ST एंड नॉट फॉर OBC, ठीक है। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके 16(4) प्रोविजन आर्टिकल 16 प्रोविजन 4 सब पार्ट ए का बाइफिकेशन कर दिया इस हिसाब से कि राइट मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ओनली एलिजिबल फॉर SC/ST एंड नॉट फॉर OBC, ठीक है। बट ये वाला डिस्कशन है, सब जुडिस है, कोर्ट में भी इसकी फाइनल चल रहा है, ठीक है। दिस इज नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 16(4) के अंदर ही पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, कुछ ट्रिवियल्स पॉइंट है। लिस्ट ऑफ SC/ST इज ओनली रिलीज बाय द प्रेसिडेंट एट नेशनल लेवल। नेक्स्ट राइट, एज पर द रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। In this, Supreme Court stated that the respected state legislature can create sub quota within the reserved quota for SC/ST, ठीक है। State legislature can make sub quota under SC/ST quota, ठीक है। लास्ट लिखो 16(5) सर्टेन जॉब्स टू बी रिजर्व्ड, ये वही है रिलीजन वाला 16(5). 16(5) में लिखो सर्टेन जॉब्स टू बी रिजर्व्ड फॉर ओनली द रिलीजियस, सर्टेन जॉब्स टू बी रिजर्व्ड फॉर ओनली रिलीजन certain jobs can be reserved for only a religion person as it enables the state to prescribe religion as a ground or qualification for the recruitment of candidate in categories of public employment, ठीक है। 16(5) में religion as a category फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में लिख लो जगन्नाथ पुरी के जो पब्लिक ऑफिसर है, लिख लो इसमें एग्जाम्पल, जगन्नाथ पुरी प्रीस्ट अपॉइंटेड एज पब्लिक ऑफिसर शुड बी अ हिंदू, ठीक है। जगन्नाथ पुरी के जो प्रीस्ट हैं शुड बी अ हिंदू, ठीक है। ये 16(5) हो गया आपका आर्टिकल। नेक्स्ट लिख लो 16(6), सिक्सटीन 6 में क्या है लिख लो, इट एम्पावर्स स्टेट टू रिजर्व अप टू 10% ऑफ सीट्स फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट राइट, आर्टिकल 16(6) मतलब आर्टिकल 16 प्रोविजन 6 वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। अप टू 10% of reservation for EWS, ठीक है। और ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में आया था, ठीक है। So this was all about your article 16. आर्टिकल नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 17, इसमें राइट डाउन it abolishes untouchability in all its form, ठीक है, under the law named as Untouchability Offences Act, ठीक है। Untouchability Offences Act of 1955, renamed as Civil Rights Act, Civil Rights Act 1976,
ठीक है, इसमें आगे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंडेड द होराइजन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑल्सो इन केस ऑफ साबरीमाला। साबरीमाला वाला जो वर्डिक्ट आया था उसमें अनटचेबिलिटी नॉट ओनली एज अ सोशल प्रैक्टिस, उसको एक्सटेंड करके इट बिकेम जेंडर बाइज्ड ओनली, जेंडर बाइज्ड ऑल्सो, ठीक है, इन केस ऑफ साबरीमाला, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन, अंडर विच लॉ और द आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड। क्वेश्चन इज अंडर विच लॉ और आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड। Question is under which law or article untouchability is defined, ठीक है। इसका आंसर है there is no such definition of untouchability in the law or in any law or in article, ठीक है। इसमें लिखो, firstly article 17 provides the fundamental right against the untouchability in any form without the limitation or any exemption, ठीक है। अनटचेबिलिटी आपका सोशल प्रैक्टिस हो सकता है, रिलीजियस बेसिस पे हो सकता है, जेंडर बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। इन एनी फॉर्म अनटचेबिलिटी एज अ टर्म इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यू राइट, नीदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर पार्लियामेंट्री लॉ डिफाइंस अनटचेबिलिटी, ठीक है। ना तो किसी पार्लियामेंट्री लॉ में वो डिफाइंड है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी नॉट डिफाइंड इन एनी पार्लियामेंट लॉ नॉर in any constitution article, ठीक है। डेफिनेशन कहीं नहीं है, बट इसकी एक डेफिनेशन जुडिशरी सिस्टम ने दी है, ठीक है। जुडिशरी डिफाइंस अनटचेबिलिटी एज, लिखो आगे, जुडिशरी हैज डिफाइंड इट एज अ सोशल प्रैक्टिस where a person only on the basis of his birth in a particular caste is looked down upon and discriminated wrongly. Next, right, Supreme Court expanded the definition by declaring that by only practice in which an individual or group is considered polluted or impure and discriminated will also amount to the practice of untouchability, ठीक है। सो दिस वॉज योर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। लक्ष्मीकांत को एक बार ही पढ़ोगे तो ईजी चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट हाँ इसका एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड तरीके से आता है। जैसे इस साल भी आई थिंक 2023 में अभी प्रीलिम्स के पेपर में आया था रूल ऑफ लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट आइडेंटिफाइज द इंटेंट बिहाइंड रूल ऑफ लॉ, तो वो क्वेश्चंस आए थे, वो आर्टिकल 14 के पार्ट में ही था, ठीक है, हमने डिस्कस करा था। तो उसको अच्छे से रिवाइज करो लक्ष्मीकांत को और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मूविंग ऑन, आर्टिकल 18, ठीक है, इसमें लिखो, इट प्रोहिबिट्स द टाइटल्स बीइंग यूज्ड अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। गवर्नमेंट कैन यूज आर्टिकल्स फॉर, गवर्नमेंट की बात हो रही है इधर, प्राइवेट में आप किसी को कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार कहते हैं, ठीक है। बादशाह को, जो रैपर है वो बादशाह एज अ, मतलब उसको प्राइवेट में पब्लिक कुछ भी बुला सकती है, बट गवर्नमेंट के लिए वो कोई टाइटल नहीं है, ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट कभी उसको उस टाइटल से कभी कॉल आउट करेगी, ठीक है। प्राइवेट में फैन बेस में कोई किसी को कुछ भी बुलाए फ़र्क नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
only two criteria are there to use the title. One is your academic / education and another is your military. ठीक है, इसमें लिखो आर्टिकल 18 प्रोविजन 1 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन. ठीक है, दिस इज 18(1). गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मिलिट्री ऑनर्स वाले बंदों को ही उनके टाइटल्स के साथ कन्फर करेगी. ठीक है, कन्फरिंग लिख लो. अब इसमें एक बहुत ही सही केस आया था कि जो आपके नेशनल अवार्ड्स होते हैं, क्या उनको कॉल आउट करना पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए. तो इसमें लिखो नेशनल अवार्ड्स लिख के इसके अंदर लिखना, मतलब सब कैटेगरी है, पॉइंट लिख रहे हो यहाँ पे. भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण can't be used as a title as these are awards and not fall under the criteria of academic or military titles. ठीक है, तो पहले ये दिया गया कि भाई गवर्नमेंट जो आपका भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, उसको टाइटल्स की क्राइटेरिया में कॉल नहीं करता गवर्नमेंट, मतलब कंसिडर नहीं करता. क्यों? क्योंकि दीज आर अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल एंड डज नॉट फॉल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ academic / military titles. ठीक है, इनिशियली जो डिबेट हुई थी वो नेशनल अवार्ड्स के लिए ये हुई थी. गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज नेशनल अवार्ड्स आर अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल्स एंड स्पेसिफिकली टाइटल्स विच डज नॉट फॉल अंडर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स. ठीक है, बट फिर एक केस आया, बालाजी राघवन केस 1996. ठीक है, then you have case of Balaji Raghavan versus, मतलब बालाजी राघवन केस ऑफ 1996. ठीक है, इसके अंदर ये कंक्लूड हुआ दैट, इसमें लिख लो, द कंक्लूजन वाज नेशनल अवार्ड्स आर नॉट वायलेटिव or principle of equality because right to equality does not mandate that the merit should not be recognized. ठीक है, तो उसमें ये कंक्लूजन है, मेरिट के बेसिस पे जो रिकग्निशन मिल रही है that does not cause inequality. ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 18 का इम्प्लीमेंटेशन इसलिए था क्योंकि वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है. कैसे? जो प्री इंडिपेंडेंस वाला टाइम था उसमें ज़मींदार या जो भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट थे उनके बीच में डिस्टिंक्शन हुआ करता था और एक टाइटल से संबोधित किया जाता था, मतलब उनको कन्फर करा जा सका, जैसे मुनीम जी, ठीक है, ठाकुर XYZ सिंह, है ना. तो वो सारे जो टाइटल्स थे जैसे राजकुमार, रानी, महारानी, ये सारे टाइटल्स को हटा दिया गया बिकॉज वो प्रमोट करते थे इनइक्वालिटी. ठीक है, कि हम राजा हैं और तुम प्रजा हो. बट इस केस में ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि बालाजी राघवन वाला केस जो 1996 का था, दैट कंक्लूडेड दैट मेरिट के बेसिस पे, बिकॉज जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं वो उनको मिलते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करा हो, जिसके बेसिस पे उनको रिकग्निशन मिला है. तो इट्स नॉट अ नॉर्मल अवार्ड जैसे आईफा वाला चलता है कि आईफा का अवार्ड दे दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया, वो सब नहीं. बट क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ करा है आपका मेरिट, मतलब गवर्नमेंट ने आपको मेरिट दिया है आपके काम के लिए, तो वो एक रिकग्निशन का पार्ट है विच डज नॉट प्रमोट एनी इनइक्वालिटी. ठीक है, तो इस केस के बाद से जो टाइटल्स थे उसके अंदर आपके नेशनल अवार्ड्स भी इंक्लूडेड हो गए. सो दिस इज़ द केस बालाजी राघवन केस ऑफ 1996.
ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन लिख लो ट्रिवियल, कैन एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट और कंट्री? आंसर इज़ नो, एज इंडियंस कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, कोई भी बाहर की कंट्री से जो टाइटल्स है वो आप नहीं ले सकते, ठीक है, एज एन इंडियन सिटीज़न। और लास्ट लिखो आर्टिकल 18 प्रोविज़न 3, ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए, फॉरेन सिटीज़न क्या होता है? फॉरेनर्स ही होता है। इसमें लिखो अंडर आर्टिकल 18 प्रोविज़न 3 अ फॉरेनर होल्डिंग इन एनी ऑफिस, अंडर आर्टिकल 18 प्रोविज़न 3 अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट or trust under Indian state cannot accept any title from a foreign state without the consult of President of India. ठीक है, any foreigner who is holding a office of profit, ठीक है, with government cannot accept, can't accept any title from foreign state before counseling of with प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। तो कोई भी फॉरेनर है, अगर वो इंडिया में, इंडिया का स्टेट या इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे होल्ड करता है, उस पर एक पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा, तो वो बंदा ही और शी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, बिफोर कंसल्टिंग इट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ने अगर एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो एक्सेप्ट कर सकता है, बट बिना काउंसलिंग या बिना डिस्कशंस के आप डायरेक्टली कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज नहीं कर सकते फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। दिस इज मेंशन अंडर योर आर्टिकल 18 प्रोविजन 3, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 19 पूरा क्लोज करेंगे, आर्टिकल 19 और 20, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर से 21 स्टार्ट करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी सही है, मतलब दे आर ग्रोइंग। तो होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। पढ़ते रहो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन ड्रॉप द सेम इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।